सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सिमुलेशन के थ्रू वाया सर्किट हम लोग कैसे एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग अ जेफेट। आज हमें जो एक्सपेरिमेंट देखना है उसमें हम लोग एक बेसिक आईसी बेस्ड एम्पलीफायर सर्किट देखेंगे। ठीक है, इन जनरल अभी तक हम लोगों ने दो डिवाइसेस पढ़ी, एक तुम्हारी बीजेटी और एक तुम्हारा मॉसफेट। इन दो डिवाइसेस की हेल्प से तुम इजीली कोई भी एम्पलीफायर सर्किट डिजाइन कर सकते हो। मीनिंग अगर तुम्हें कहीं पे सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करना है तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इजिली या तो बीजेटी को यूज कर लो या कोई फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज कर लो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने कुछ नुकसान है। अब ये तो ठीक था कि जब हमने नॉर्मल यूज करना था तो हम कोई भी बीजेटी यूज कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब हमें एम्पलीफिकेशन करना है तो वहां तक तो बात ठीक है कि हाँ, जब हमें किसी बड़े सर्किट की बात करनी है वहां पे अगर हमें एक एम्पलीफायर बनाना है तो वहां तो हमने बीजेटी या एफईटी को यूज कर लिया। बट कभी कभी जरूरत होती है कि हाँ हमें चाहिए होता है कि भाई हमारा जो एरिया है वो रिक्वायर्ड एरिया कम से कम यूज हो। मीनिंग हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्किट हम डिजाइन करें वो जो उसका जो साइज हो वो काफी कम हो। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईसीज का फैब्रिकेशन करते हैं। डिफरेंट टाइप आईसीज आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग कई सारी आईसी बेस्ड प्रोडक्ट यूज किया करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता है। फिर भी प्रेजेंट टाइम पे ऑलमोस्ट जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं वो सारी, उनमें जितने भी सर्किट ऑलमोस्ट यूज किए जा रहे हैं वो आईसी बेस्ड यूज किए जा रहे हैं। राइट, उसमें हाँ नो डाउट उसमें कुछ कनेक्शंस भी होते हैं एक्सटर्नल, बट फिर भी आईसी बेस्ड हम सर्किट इन जनरल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि बीजेटी या मॉसफेट से जैसे हम एम्पलीफिकेशन कर रहे थे वैसे यहाँ पे एक हम आईसी यूज कर रहे हैं, आईसी 741। ठीक, सर आईसी 741 को यूज करके हम एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं। इसको हम इस आईसी को हम बेसिकली बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, वो अलग बात है कि जब हम इस आईसी का फैब्रिकेशन कर रहे थे तब इन जनरल हमने इसको एम्पलीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही फैब्रिकेट किया था। बट आफ्टर सर्टेन टाइम हमें पता चला कि इस आईसी को यूज करके हम और कई सारी एप्लीकेशंस कर सकते हैं। लाइक अगर हमें इंटीग्रेटर बनाना, ठीक, या समर बनाना, ठीक, डिफरेंशिएटर बनाना, लॉग एम्पलीफायर बनाना, एंटी लॉग एम्पलीफायर बनाना, कंपैरेटर बनाना। तो इन सारी जगहों पे ये डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस हैं तुम्हारी इस आईसी की। हाँ, ये सारी तुम्हारी एप्लीकेशन है ये इस आईसी की। ठीक है, इस आईसी को यूज करके हम ये सारे काम कर सकते हैं और मेनली हम इसको किस लिए यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन के। ठीक है, मेनली इस आईसी को हम किस लिए यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन के। अब यहाँ जो एम्पलीफिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक इन्वर्टिंग, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसको देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा ऑप एम्प का स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर इनकेस जो सिंबल या नॉर्मल ऑप एम्प का स्ट्रक्चर जो हम सर्किट के लिए यूज करते हैं वो कैसा होता है। तो इन जनरल हमारा ऑप एम्प कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे हमने डायोड पढ़ा है कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, बट यहाँ पे एक आउटपुट टर्मिनल है और दो ऐसे यहाँ पे इनपुट टर्मिनल, और एक इनपुट टर्मिनल पे पॉजिटिव और एक पे ऐसे नेगेटिव है। ठीक, तो जिस टर्मिनल पे पॉजिटिव है यहाँ प्लस से इसको इधर अपोजिट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर हमने नेगेटिव लगाया ये पॉजिटिव इधर लगाया, बस हम सर्किट हमारा प्रॉपर दिखाई दे उसके लिए हमने नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव कर दिया। ठीक, इन जनरल जब हम एम्पलीफायर बनाते हैं इस आईसी को यूज करके तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, एक नेगेटिव फीडबैक इसमें हम कनेक्ट करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मतलब क्या है कि इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के बीच में एक कनेक्शन, वैसे हमने एक रजिस्टर आरएफ के थ्रू ये कनेक्शन बना दिया। दूसरा यहाँ पे एक R1 रेजिस्टेंस ले लिया, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमने यहाँ बना दिया R2, दिस इज R1। ठीक, यहाँ पे V1 और V2 ये दो इनपुट हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। इन जनरल ये बेसिकली तुम्हारा एम्पलीफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें और भी कई सारी चीजें ऐड हम अभी करेंगे जब आगे भी थोड़ा सा बढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल ये तुम्हारा एम्पलीफायर सर्किट है। यहाँ पे एम्पलीफिकेशन किसका होगा, तो V1 माइनस V2 का एम्पलीफिकेशन होगा। ठीक, इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि हम जब इसको फैब्रिकेट करें तो दोनों जगह पे इनपुट दें। हम क्या करते हैं, एक टाइम पे एक जगह पे इनपुट देते हैं। अगर हमने ये नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ पे इनपुट दिया तो ये कहलाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये क्या कहलाता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, और अगर इसी सर्किट में हम क्या करें, यहाँ पे हम V2 अप्लाई कर दें और V1 को ग्राउंड कर दें, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या कहलाएगा, नॉन इन्वर्टिंग। अब देखो यहाँ से डिफरेंस क्या है, जब अगर ये जो पॉजिटिव वाला है इस पे अगर हम केवल इनपुट दे रहे हैं और नेगेटिव वाले साइड पे हमने ग्राउंड किया हुआ, तो ये क्या कहला रहा है, नॉन इन्वर्टिंग। क्यों नॉन इन्वर्टिंग है ये भी बता रहे हैं। ठीक है, और जब इसका अपोजिट मतलब यहाँ पे इनपुट दिया था और इसको ग्राउंड किया हुआ था V2 को, तब ये क्या कहला रहा था, इन्वर्टिंग है ना। अब देखो, अब अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लें इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो गेन है आइडियल ऑप एम्प का, आइडियल ऑप एम्प के लिए जो गेन होता है, ठीक है, मीनिंग एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर कुछ गेन प्रोवाइड करेगा। मीनिंग गेन का मतलब क्या हो गया कि जैसे तुमने 10 वोल्ट का इनपुट दिया और सर्किट से पास होने के बाद जो तुम्हें आउटपुट मिला वो 100 वोल्ट मिला। ठीक, तो यहाँ पे गेन कितना हुआ, तो 10 वोल्ट था, 10 से 100 वोल्ट हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हुआ होगा तभी 100 वोल्ट आया। दैट मीन्स यहाँ पे जो जिस सर्किट का जो गेन है वो कितना है, 10। गेन का मतलब कि इनपुट को कितने टाइम्स वो इंक्रीज कर रहा है सर्किट। किसी सर्किट के गेन का मतलब है कि वो उस पे अगर कुछ आपने इनपुट दिया है तो वो सर्किट आउटपुट कितने टाइम्स इंक्रीज करके दे रहा है इनपुट के कंपैरिजन। ठीक है, मीनिंग अगर यहाँ पे V2 इनपुट लेस से दे रहे थे, जो आउटपुट था लेस से A इंटू V2 होता। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज A इंटू V2 है, दैट मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज का A टाइम्स है। यानी यहाँ पे इस सर्किट का गेन जो है वो क्या है, A। ठीक, तो आइडियल ऑप एम्प अगर होगा
ठीक, आइडियल ऑप एम्प का गेन इनफाइनाइट। उसी के साथ साथ ये जो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस है, मीनिंग ये जो ये इनपुट टर्मिनल ये बने, ये वाला और ये वाला, ठीक, इस इनपुट टर्मिनल पे जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइट होगा। ठीक, अब इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, दैट मींस इन इस टर्मिनल से अंदर यहाँ पे इस मॉसफेट का जो सॉरी ऑप एम्प का जो स्ट्रक्चर बना है, इसके अंदर कोई करंट जा ही नहीं सकती इनपुट से। इनपुट पे कोई भी करंट यहाँ अंदर नहीं जा सकती। ठीक, तो मतलब यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 है और इस टर्मिनल पे भी I इज इक्वल टू 0। दैट मींस इनपुट करंट इक्वल टू 0। ठीक, इसी तरह से जो इस साइड का आउटपुट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो आइडियली 0 होगा। ठीक, आउटपुट करंट के लिए कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है कि वो 0 होगी या इंफिनिटी होगी, बट आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा आइडियली। ठीक है, एक टर्म और है CM RR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, इसको अभी केवल एज अ टर्म याद कर लेना है कि हाँ भाई ये एक टर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, और ये इनफाइनाइट होता है आइडियल ऑप एम्प के लिए। ठीक, CMRR क्या होता है, इसको एनालॉग सर्किट में पढ़ लिया। ठीक है, इन जनरल डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन का रेशियो होता है। ठीक, अभी ज्यादा इसकी डिटेलिंग में नहीं जाना है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में। ये इन जनरल क्या होता है, डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये कुछ थ्योरी थी जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं ऑप एम्प बेस्ड एम्पलीफायर का। ठीक है, उससे रिलेटेड थ्योरी थी, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये तुम्हारे सब EDC के सिलेबस में नहीं है, तो इसकी ये चीजें ध्यान रखना। इन जनरल जब तुम्हारा वाइवा वगैरह होता है तो तुम्हें ये थोड़ा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्या होते हैं। ठीक, आइडियल ऑप एम्प की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, एक और चीज याद रखनी है, उसको थोड़ा सा देखो, जब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 इंटू इनपुट होता है। ठीक, नॉन इन्वर्टिंग के केस में आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस RF ऑन R इंटू V2 होता है। ठीक है, V1 क्या है, देखो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि V1 अप्लाइड है और V2 ग्राउंड। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है, V2 अप्लाइड है और V1 ग्राउंड है। ठीक, अब एक चीज ध्यान से यहाँ देखो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन जब हो रहा है तो इनपुट और आउटपुट के बीच में ये नेगेटिव साइन लगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक, ये क्या शो कर रहा है कि इनपुट एंड आउटपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और यहाँ के केस में देखो आउटपुट और इनपुट, यानी इनपुट क्या है, V2 वोल्टेज। ठीक है, V1 वोल्टेज को हमने ग्राउंड कर रखा है, तो V2 वोल्टेज
इनपुट है और आउटपुट वी नॉट, दोनों के बीच में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 0 डिग्री का, 0 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इतनी बातों में किसी को कहीं कोई डाउट, बेसिक में किसी को कहीं कोई डाउट या कहीं कुछ ऐसा जो समझ में ना आया, एकदम ऊपर से उड़ गया? अच्छा चलो, इस एक्सपेरिमेंट में जो हमें एम्पलीफायर देखना है, ठीक है, उसमें वो हमारा क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक। और उस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन भी हमने किए हैं फॉर द प्रोटेक्शन, और कि उस सर्किट को हम और जगहों पे हम यूज कर सकें प्रॉपर्ली। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, दैट मींस एक ऑप एम्प बनाया हमने, ठीक। यहाँ उसमें एक ऐसे रेजिस्टेंस रहा होगा, एक ये यहाँ फीडबैक में रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक। इधर एक, यहाँ पे हमने इधर रेजिस्टेंस लगाया जो ग्राउंड है। अब जो आउटपुट ले रहे हैं वो ग्राउंड और इसके बीच में ले रहे हैं, यहाँ पे ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक। अब इस सर्किट से पहले एक बफर हम कनेक्ट करेंगे, इस सर्किट से पहले एक हम बफर कनेक्ट करेंगे, और उस बफर को बनाने के लिए भी हम यही IC741 यूज करेंगे, बफर कनेक्ट करेंगे और उस बफर को बनाने के लिए भी हम IC741 यूज करेंगे। तो ये इन जनरल हमारा सर्किट तुम्हारा यहाँ पे जो हमें एक्सपेरिमेंट में पीस वाइज पे जो सिमुलेट करना है, ये बेसिकली तुम्हारा वो सर्किट है, ठीक। अब देखो ऑप एम्प के केस में एक प्रॉपर्टी और थोड़ा सा ध्यान, ऑप एम्प के केस में ये करंट अंदर जो जा रही है, ठीक है, वो टर्मिनल जो डायरेक्टली यहाँ पे जो करंट अंदर जाने वाली करंट है, यहाँ अंदर जाने वाली जो करंट है वो इन जनरल जब आइडियल होगा अगर ऑप एम्प, तो अंदर जाने वाली करंट होगी 0। साथ ही साथ वो टर्मिनल जो इस पॉइंट पे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं, मीनिंग ए और बी पॉइंट पे जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, मीनिंग चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, ठीक। या उसी तरीके से तो उन दोनों पॉइंट का मीनिंग ये वाला पॉइंट, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, सी और डी, सी और डी टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो हमेशा इक्वल। अगर तुम्हारा वोल्टेज सॉरी, अगर तुम्हारा जो ऑप एम्प है वो आइडियल है, तो उस केस में सी टर्मिनल और डी टर्मिनल जो कि डायरेक्टली देखो कनेक्टेड है ए और बी से रिस्पेक्टिवली, सी वाला टर्मिनल डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है, डी वाला टर्मिनल डायरेक्टली बी से कनेक्टेड, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। तुम चाहो तो सी यहाँ पे ले लो और डी यहाँ पे ले लो, तो भी बात वही आएगी, क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड,
ठीक, इनकेस कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता तो हम उसके पहले वाला पॉइंट लेते, मीनिंग वो टर्मिनल जो डायरेक्टली इनपुट टर्मिनल से यहाँ कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक, दोनों इनपुट टर्मिनल के वो ये वाले टर्मिनल आपस में इक्वल वोल्टेज रखेंगे। जैसे इसका वोल्टेज Vx है तो इसका भी वोल्टेज Vx, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट, वर्चुअल शॉर्ट, ठीक। वर्चुअल शॉर्ट मतलब क्या है, अंदर यहाँ कहीं पे ये आपस में से जुड़ा होगा, इसी वजह से ये दोनों टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल दिखाई दे रहा है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा होता। ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या है कि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि दोनों के वोल्टेज बराबर है तो ऐसा लग रहा है कि इंटरनली ये यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कहीं से शॉर्ट होंगे, तभी तो दोनों टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल हो गया, ठीक। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल शॉर्ट। नाउ लेट्स से यहाँ पे किसी वजह से V2 वोल्टेज नहीं अप्लाई, ये वाला जो R1 रेजिस्टेंस है वो भी जीरो है, R2 भी जीरो है, और ये वाला टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड है, ये वाला टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड हो गया, मीनिंग डी वाला टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो गया, ठीक। तो उस टाइम पर भी आइडियली अगर ऑप-एम्प आइडियल है तो डी टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों का वोल्टेज सेम होगा। दैट मींस अगर डी जीरो पोटेंशियल पे है तो सी भी जीरो पोटेंशियल पे होगा। और ऐसी कंडीशन, मीनिंग जब वर्चुअल शॉर्ट को थोड़ा सा और ज्यादा इलेबोरेट करें और वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन में एक चीज ऐड ये कर दे कि कोई एक टर्मिनल ग्राउंड पे है, एक टर्मिनल ग्राउंड कंडीशन, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल लेते हैं, वर्चुअल ग्राउंड। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इसको इन जनरल तुम्हारे पास दो इनपुट टर्मिनल है, ठीक है। इन इनपुट टर्मिनल से आई जीरो रहेगी और इन इस 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 टर्मिनल और इस टर्मिनल पे वोल्टेज जो होगा वो इक्वल होगा, मीनिंग सी और डी पे जो वोल्टेज होगा वो इक्वल रहेगा आइडियल ऑप एम्प के केस में, ठीक। और इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट, ठीक है। भले ये कनेक्ट इधर ऐसे कनेक्टेड हो, ठीक है, इस तरह से, लेकिन फिर भी डी और सी का वोल्टेज सेम रहेगा, इसको बोलते हैं हम कंडीशन वर्चुअल शॉर्ट, ठीक। नाउ अब अगर हम ये कहें या तो डी टर्मिनल या सी टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाए किसी तरीके से, ठीक। दैट मींस अगर सी टर्मिनल लेस से तुम्हारा डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया, ठीक। तो अब सी टर्मिनल पे वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। और वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन से डी टर्मिनल पे भी वोल्टेज हो गया जीरो। तो इस कंडीशन को जब दोनों ही टर्मिनल पे जीरो पोटेंशियल दिखने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड। दैट मींस वर्चुअल शॉर्ट प्लस कोई इन दोनों में से कोई एक टर्मिनल का पोटेंशियल अगर जीरो हो जाए तो क्या बनती है, वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन, ठीक है। तो वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड में अगर किसी को कुछ दिक्कत हो रही हो तो वो अभी क्लियर कर लो। ना देखो, जो बी टर्मिनल की बात करते हैं ये बी है, ये ए टर्मिनल जैसे वहां पे देखा था उसी तरीके से ये टर्मिनल सी है और ये टर्मिनल डी, ठीक। तो वर्चुअल शॉर्ट के कंडीशन के हिसाब से डी टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही सी टर्मिनल पे वोल्टेज होगा, डी और सी दोनों पे इक्वल वोल्टेज होगा, ठीक। तो डी टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, इधर ग्राउंड से कनेक्टेड है, दैट मींस डी टर्मिनल पे 1.5 वोल्ट होगा, दैट मींस यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट होगा, ठीक। तो जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा
वी नॉट वो भी तुम्हारा 1.5 वोल्ट होगा। और इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये एज अ इनपुट इस यहाँ पे जाएगा इस सर्किट में, मतलब इस सर्किट का जो आउटपुट है, पहले वाले सर्किट का जो आउटपुट है वो दूसरे वाले सर्किट के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, और ये वाला सर्किट बेसिकली एम्प्लीफिकेशन दे रहा है। ठीक, इस वाले सर्किट को, ये वाला सर्किट, इसको हम बफर क्यों बोल रहे हैं? देखो एक्चुअल में ये सर्किट को हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये सर्किट बेसिकली तुम्हारे लोड, जो लोड में मिसमैच आता है, उस मिसमैच को खत्म करने के लिए यूज की जाते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि लाइक जब तुम YouTube पे कोई वीडियो देखते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा वीडियो प्रॉपर्ली प्ले नहीं होता, उसमें से कुछ गोल 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 ऐसे नाचता रहता है ना? और जब वो गोल गोल ऐसे नाचता रहता है, उसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा YouTube वीडियो चल रहा है, ठीक, वहां पे उसकी जो प्लेइंग स्पीड है, मीनिंग जो उसका जहां से भी उसका प्रोवाइडर ने जिस स्पीड में उसको अपलोड किया है, जिस भी अपलोडिंग स्पीड जो उसकी रही है, जो ठीक, उस अपलोडिंग स्पीड के कंपैरिजन में आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो बीच में वो थोड़ी देर के लिए बफर आता है, वो क्या करता है, दोनों ही स्पीड्स को बराबर करता है, और जब आपके इंटरनेट की स्पीड उस वीडियो की अपलोडिंग स्पीड या उसके फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आ जाती है, तब आपका वीडियो अगेन प्ले हो जाता है। ठीक, तो बफर बेसिकली क्या काम करता है, कुछ देर के लिए इनपुट को अपने पास से पास कराता है, उसमें ना एम्प्लीफिकेशन करता है, ना कोई चेंजेस करता है, पर फायदा क्या हमें मिलता है कि जो लोड मिसमैचिंग हो रही थी वो तुम्हारी दूर हो जाती है। ठीक है, लोड का मिसमैच जो हो रहा होता है वो दूर हो जाता है ना। तो इस सर्किट को अब हम PSpice से सिमुलेट करेंगे, और उसके लिए अपनी ही लैब में कुछ जो वीडियो बना था उसके थ्रू हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे हम लोग लैब में PSpice के थ्रू हम लोग इसका प्रोग्राम इंस्टॉल करा के कैसे हम लोग प्रोग्राम रन करा सकते हैं। Okay. फुल पे आ गया है, तो इसको अभी टाइप सभी करने को से वीडियो का साउंड क्लियर आ रहा है? न्यू पे आते हैं, न्यू के बाद टेक्स्ट फाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, और पहली लाइन कमेंट लाइन के लिए होता है, तो पहली लाइन इसका जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे हम यही लिख सकते हैं, सिमुलेशन ऑफ एम्पलीफायर, या वो नहीं सर बहुत स्लो आ रहा है। उसको एक लाइन छोड़ देंगे। हाँ बेटा, उसके बाद जो भी यहाँ पे सर बहुत स्लो आ रहा है। तो बहुत स्लो आ रहा है। कमांड्स दिए हुए हैं, इसको हम टाइप कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ये स्टार बना, मतलब ये रीड नहीं करेगा, लिखते हैं कमेंट लिखे हुए हैं, तो हम लिखेंगे वी इन, यानी कि इनपुट वोल्टेज 1 और 0, 1 और 0 के बीच में अभी ठीक है? ये स्पेस है, फिर DC 1.5 वोल्ट, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखा है बोलो? वी इन, कोशिश करो तुम गलती चेक करने के लिए कैप्स में लिखो, नहीं तो स्मॉल में लिखो, तो कैप्स में ही लिखो। वी इन क्या है, 1 और 0 के बीच में DC है, DC है 1.5 वोल्ट। ठीक है, फिर इंटर मार लेंगे। अब क्या दे रखा है,
अब यहाँ स्टार नहीं लगा मतलब इसको लिखना है R1 लिखना है। सर जो लिख रहे हैं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा सही से। इसके बीच में है 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में क्या दे रखा है 10K की वैल्यू, 10K की वैल्यू दे रखा है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, फिर लिखा है R2 लिख लेंगे। किसके बीच में है 4 और 0 के बीच में, 4 और 0 के बीच में क्या है 6.